तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट चल रहा है क्या, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये है एफ ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं एवं आयनिक त्रिज्याएं। ओके, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसी से रिलेटेड है लैंथेनॉइड एवं एक्टिनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो लैंथेनॉइड्स हैं और जो एक्टिनॉइड्स हैं, इनमें जो परमाणु त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या जो है, ये परमाणु भार के साथ नियमित रूप से घटती है, और इसी घटाव को, इसी कमी को बोला गया है लैंथेनॉइड संकुचन या एक्टिनॉइड संकुचन। समझ गए ना कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना बच्चों, तो इनमें अगर हम आवर्त की तरफ चले, मींस जैसे लैंथेनॉइड में सीरियम से ल्यूटेशियम तक, एक्टिनॉइड में अगर हम थोरियम से लॉरेंसियम तक, इस तरह से आगे बढ़े, तो ये देखा गया कि इन तत्वों में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याएं जो हैं वो लगातार घटती जाती हैं, और इसी घटाव को, इसी कमी को बोला गया है क्या बच्चों, लैंथेनॉइड संकुचन। परमाणु त्रिज्या में कुछ विचलन दिखता है एक दो जगह, किंतु आयनिक त्रिज्या नियमित रूप से, ठीक है, जो है नियमित रूप से घटती जाती है। मतलब आयनिक त्रिज्या में आपको कोई अनियमितता नहीं दिखेगी, लेकिन परमाणु त्रिज्या में कुछ दो जगह पर आप देखोगे कुछ नियमितता में बदलाव आया है, विचलन दिखा है। तो ये है हमारा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड संकुचन में। अगर हम दोनों के ग्राफ देखें, परमाणु त्रिज्या का और आयनिक त्रिज्या का, तो ये है परमाणु त्रिज्या और ये परमाणु क्रमांक इस तरह से लिया है हमने। तो देखो, सीरियम से चले पैसिडाइमियम में लगातार ये घटती गई है, लेकिन ईयू में थोड़ा बढ़ गई है, फिर घटी है, फिर वाईबी में बढ़ गई है, और फिर लास्ट अगर हम लॉरेंसियम में देखें तो 156 पिकोमीटर हो गई, जबकि यहां कितनी थी, 165 पिकोमीटर। अगर आप यहां देखें आयनिक त्रिज्या में, तो इस तरह का कोई विचलन नहीं है। अगर हम 3+ की देखें तो सीरियम 3+ से ल्यूटेशियम 3+ तक लगातार नियमित रूप से घटी है। 2+ वाले अगर आयन है तो उनमें भी लगातार घटी है परमाणु क्रमांक में वृद्धि से, और 4+ वाले हैं तो भी नियमित रूप से घटी है। 4+ से बड़ी त्रिज्या होगी 3+ की, और 3+ से ज्यादा बड़ी होगी क्या बच्चों, 2+ की, सेम परमाणु क्रमांक में। तो यहां पर जो इस तरह का अगर नियमितता आई है, मतलब एक तरह से जो कमी दिख रही है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों में, परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या में, इस तरह की जो कमी दिख रही है, संकुचन हो रहा है परमाणु आकार का, इसका रीजन क्या है। जबकि आपने एफ ब्लॉक में देखा था कि पहले त्रिज्या थोड़ा घटी, फिर स्थिर हो गई, फिर लास्ट में बढ़ गई। लेकिन लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड तत्वों में आप देखोगे कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ा है, आकार लगातार ही घटा है, एक दो एक्सेप्शन छोड़ दें तो आखिर इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो पहले हम उसी का संकुचन का कारण स्पष्ट कर लें कि लैंथेनॉइड तत्वों में नाभिकीय आवेश उच्च है। आप देख रहे हैं कि जो एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं उनमें जो है एटॉमिक नंबर जो है बहुत ज्यादा है, तथा एफ जो है कक्षक, जो 4f कक्षक हैं या 5f कक्षक हैं, ये काफी बड़े आकार के कक्षक हैं, डिफ्यूज्ड शेप आकार के, मतलब इनका फैलाव ज्यादा है, बड़े आकार के कक्षक हैं। और ऐसे कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो कम होता है। समझ गए ना, मींस अगर एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं करते, और ऐसे में ये जो परिरक्षण प्रभाव है वो नाभिकीय आकर्षण को संतुलित नहीं कर पाता, मींस उसको प्रभावी रूप से शील्ड नहीं कर पाता।
समझ गए ना, यही लिखा है कि लैंथेनॉइड तत्वों में नाभिकीय आवेश उच्च है तथा 4f कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आकर्षण परिरक्षण प्रभाव से संतुलित नहीं होता। इससे नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम कोश पर लगातार बढ़ता है, जिससे परमाणु आकार घटता जाता है और जिसे हम बोलते हैं लैंथेनॉइड संकुचन। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो एफ ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक में क्या था, आकार ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। जब तक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थे नाभिकीय आकर्षण प्रभावी था, युग्मन शुरू हुआ तो परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न होने लगा जो नाभिकीय आकर्षण के विपरीत कार्य कर रहा था। और लास्ट में जब D10 या D9 हो गई तो एकदम से परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो गया, उसने आकार बढ़ा दिया। एफ ब्लॉक के तत्वों के साथ ये जो है आप देखोगे कि इसमें एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और नाभिक के ज्यादा नजदीक हो रहे हैं, n-2 में जा रहे हैं। तो ऐसे में एफ कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दुर्बल परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो नाभिकीय आकर्षण को संतुलित नहीं कर पाता, मतलब उससे कम बना रहता है। और ऐसे में नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम कोश पर लगातार बढ़ेगा और वो आकार घटाता है जिससे हमें लैंथेनॉइड संकुचन दिखाई देता है। अगर बात करें EU और YV में, तो जो धातु यहां पर आपने देखा है कि परमाणु त्रिज्या में इन दो का एक्सेप्शन क्यों लिखा, 185 170 एकदम बढ़ गई है। एक्चुअली क्या है बच्चों, ये जो परमाणु त्रिज्या दी गई है ये एक धात्विक त्रिज्या है। क्या है यहाँ पर, हम यहाँ क्या कहें, धात्विक त्रिज्या। और हम जानते हैं कि धात्विक त्रिज्या जो है कर्नेल के अंतर्नाभ की दूरी के आधे से ली जाती है। मतलब धातु क्रिस्टल में जो धनायन है निकटवर्ती, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा है परमाणु त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या। तो इन दो तत्वों में अगर हम बात करें तो इनके जो कर्नेल बनते हैं +2 से बनते हैं, EUY, ठीक है, 2+ और YV 2+, क्योंकि इनमें 2+ जल्दी बन जाते हैं। और हम जानते हैं बाकी जो हैं जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके जो कर्नेल बने हैं वो +3 के। तो ऐसे में +2 के कर्नेल्स में नाभिकीय आकर्षण कम होने से इनकी अंतर्नाभ की दूरी थोड़ी ज्यादा आती है, जिसके कारण ही क्या हो जाता है बच्चों, परमाणु त्रिज्या उच्च हो जाती है। तो ये लिखा है कि EU और YV में धातु कर्नेल +2 अवस्था का बनता है, जिनमें दुर्बल धात्विक बंध के कारण अंतर्नाभ की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण ही परमाणु त्रिज्या उच्च हो जाती है। किंतु आयनिक त्रिज्या में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आयनिक त्रिज्या 3+ की है। तो उसमें इस तरह से जो है 3+ के सब में एक से आयन बन रहे हैं, तो केवल F की बात हो जाती है फिर वहां, ठीक है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनॉइड संकुचन से अधिक प्रभावी है बच्चों। मतलब ये होता है कि जितना तीव्र गति से लैंथेनॉइड संकुचन होता है उससे कहीं ज्यादा एक्टिनाइड संकुचन दिखाई देता है। कारण क्या है, क्योंकि 5F कक्षक का परिरक्षण प्रभाव 4F कक्षकों के परिरक्षण प्रभाव से बहुत कम होता है। मतलब ये होता है कि 5F कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम है देन 4F की कक्षकों के परिरक्षण प्रभाव से। तो ये और भी नाभिक को, तो नाभिकीय आकर्षण को बिल्कुल ही होने के कारण नाभिकीय आकर्षण को परिरक्षित नहीं कर पाता, जिससे बाह्यतम कोश पर नाभिकीय आकर्षण बहुत अधिक हो जाता है। और यही रीजन है कि एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनॉइड संकुचन से कहीं ज्यादा प्रभावी है। मतलब जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ रहा है परिरक्षण प्रभाव घट रहा है, तो 4F से कम परिरक्षण प्रभाव 5F का होगा। लेकिन नाभिकीय आकर्षण तो बहुत ज्यादा है लैंथेनॉइड में। सीधा सीधा लैंथेनॉइड के बाद अगर एक्टिनाइड आते हैं तो 32 परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। तो 32 प्रोटॉन बढ़ गए और परिरक्षण प्रभाव घट गया, तो नाभिकीय आकर्षण और ज्यादा प्रभावी हो गया। और यही रीजन है कि एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनॉइड संकुचन से कहीं ज्यादा प्रभावी है। तो दोनों चीज अच्छी तरह समझ गए कि लैंथेनॉइड है या एक्टिनाइड संकुचन क्यों मिलता है। सिंपल सी बात है कि नाभिकीय आकर्षण को परिरक्षण प्रभाव परिरक्षित नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता, और नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम कोश पर लगातार बढ़ता है परमाणु क्रमांक के साथ और आकार लगातार घटता है। जबकि डी ब्लॉक में दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे वहां पर स्थिरता दिखती है परमाणु आकार।
और इसका रीजन अगर आपसे पूछ ले ई और वाई बी में परमाणु त्रिज्या में विचलन, तो इन सारे जो परमाणु हैं, इन दोनों को छोड़कर जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं, इनके धातु कर्नेल +3 से बने हैं, इनके +2 से बने हैं। +2 में अंतर नाप की दूरी ज्यादा आती है और इनमें +3 में कम आती है, जिसके कारण ऐसा विचलन दिखा है। लेकिन आकार में कमी देखो आप 165 से 156 पिकोमीटर तक ही है परिवर्तन हुआ है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। ये तो था। अब हम आते हैं लैंथेनाइड संकुचन का क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है एफ ब्लॉक के तत्वों के गुणों में। तो जैसे पहला है कि लैंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन आयनों की अधिशोषण क्षमता और आयन विनिमय क्षमता अलग अलग होती है बच्चों। मतलब है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार में जो कमी आती है और ऐसे में इनकी अधिशोषण क्षमता और आयन विनिमय क्षमता अलग अलग हो जाती है। इसी गुण के कारण लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों का पृथक्करण किया जाता है और विभिन्न प्रकार के आयन एक्सचेंजर का उपयोग किया जाता है। मतलब आयन एक्सचेंज मेथड से इन दोनों को, मतलब लैंथेनॉइड तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। जिनकी अधिशोषण क्षमता ज्यादा है वो ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, जिनकी अधिशोषण क्षमता कम है वो नीचे आ जाते हैं। और इस तरह से अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी के माध्यम से हम इनको एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है लैंथेनॉइड संकुचन का तत्वों के पृथक्करण। बात क्लियर है यहाँ तक। दूसरा है द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के तत्वों के आकार में समानता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों और नीट में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आपने अपने संक्रमण तत्वों में भी पढ़ा था कि जब हम प्रथम श्रेणी से द्वितीय की ओर चलते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, किंतु द्वितीय श्रेणी से तृतीय या तृतीय से चतुर्थ की तरफ चले तो परमाणु आकार में कोई जानने योग्य परिवर्तन नहीं होता, उनके आकार लगभग बराबर रहते हैं। क्योंकि इन दोनों श्रेणियों के मध्य में आप देखोगे, मतलब द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मध्य में लैंथेनॉइड्स आ गए हैं और तृतीय और चतुर्थ के बीच में एक्टिनॉइड्स आ गए। और हम जानते हैं कि लैंथेनॉइड संकुचन आकार को घटाता है, एक्टिनॉइड संकुचन आकार को घटाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो जितना आकार बढ़ना चाहिए था एक श्रेणी के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे, तो दूसरे पहले और दूसरे में तो बढ़ा क्योंकि वहां लैंथेनॉइड्स नहीं है, लेकिन दूसरे से तीसरे के बीच में लैंथेनॉइड आ गए और उन्होंने जितना आकार बढ़ा है श्रेणी में द्वितीय से तृतीय, लैंथेनॉइड संकुचन उतना घटा दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, परमाणु आकार स्थिर हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही लिखा है कि प्रथम से द्वितीय श्रेणी की ओर परमाणु आकार बढ़ता है, किंतु द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के तत्व में परमाणु आकार लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों श्रेणियों के मध्य लैंथेनॉइड तत्व आ जाने के कारण परमाणु संकुचन का प्रभाव संक्रमण तत्वों पर भी पड़ता है और वर्ग में नीचे की ओर परमाणु आकार में वृद्धि को संतुलित कर देता है। मतलब ऊपर से नीचे जैसे ही हम चलेंगे तो आकार जहां बढ़ना चाहिए था वो उतना बढ़ा तो, लेकिन लैंथेनॉइड संकुचन ने उतना घटा दिया और इस तरह से आकार में समानता आ गई। अब जैसे ये प्रथम श्रेणी द्वितीय तृतीय, तो स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम, यहां तो चूंकि लैंथेनॉइड्स नहीं आते इसलिए ऊपर से नीचे इनमें तो लगातार बढ़ाव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ देखो आप कि टाइटेनियम से जर्कोनियम में गए तो आकार बढ़ा है, लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम की तरफ जा रहे हैं तो आकार उल्टा और कम हो गया, लगभग बराबर हो गया। ऐसे यहाँ देखो, तो रीजन ये है कि यहाँ पर जर्कोनियम और हाफनियम के बीच में लैंथेनॉइड तत्व आ गए हैं 14, और जितना उनका आकार बढ़ाना चाहिए था वर्ग में जितना बढ़ना चाहिए था जर्कोनियम से हाफनियम की तरफ, लैंथेनॉइड संकुचन ने उतना घटा दिया, जिसके कारण ही ये द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के तत्वों में हमें क्या दिखती है, आकार में समानता। तो इस तरह से ये है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जर्कोनियम और हाफनियम के आकार में समानता का रीजन क्या है, तो वो है क्या बच्चों, लैंथेनॉइड संकुचन। फिर आते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण। तो देखो क्षारीय गुण मतलब कितना अच्छा आयनिक नेचर रखता है यौगिक, मतलब धनायन बड़ा अगर है तो आसानी से OH निकलेगा और OH निकलेगा तो क्षारीयता ज्यादा होगी। धनायन छोटा है, सहसंयोजी गुण बढ़ जाएगा, OH का निकलना कठिन हो जाएगा, क्षारीयता घट जाएगी। तो लैंथेनॉइड संकुचन के कारण धनायन का आकार घटता है
और उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ जाती है। और जब हम जानते हैं कि ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो क्षारीय गुण घटता है और अम्लीय गुण बढ़ जाता है, जिससे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता में क्या जाती है बच्चों, कम। इसका मतलब है कि हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक चलें, ठीक है, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, इनकी क्षारीयता लगातार क्या होगी बच्चों, घटती जाएगी। बात क्लियर है? तो इस तरह से लैंथेनाइड्स में हो चाहे एक्टिनाइड्स में हो, अगर आपको क्षारीयता पूछी गई है ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड्स की, तो ध्यान रखें ये घटती है, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार घटेगा और आकार घटने से सह संयोजी गुण बढ़ेगा ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में, तो क्षारीयता घट जाती है। अपचायक गुण की बात करें, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज अपचायक होती है। तो अगर लैंथेनाइड संकुचन होगा तो नाभ की आकर्षण बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों पर, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना कठिन हो जाएगा, जिससे इन तत्वों की जो अपचायक गुण है वो श्रेणी में लगातार घटता है। मतलब लैंथेनाइड संकुचन के कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभ की आकर्षण बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो गई और अपचायक गुण घटता है। चाहे तो आप इनके इलेक्ट्रोड विभव से भी देख सकते हैं कि सीरियम का है -2.48 और ल्यूटेशियम का जाके हो रहा है -2.25। तो जितना कम निगेटिव उतना दुर्बल अपचायक, और जितना ज्यादा निगेटिव वो उतना अच्छा अपचायक। बात क्लियर है? इस तरह से आयनन ऊर्जा की बात करें तो ये भी लैंथेनाइड संकुचन के कारण बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि आकार छोटा है तो नाभ की आकर्षण ज्यादा होगा, नाभ की आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो तत्वों के आयनन विभव है प्रथम द्वितीय तृतीय, वो इस तरह से जो है लगातार ल्यूटेशियम तक क्या होते जाएंगे बच्चों, या हम ये कहें कि थोरियम से लॉरेंसियम तक लगातार बढ़ते जाएंगे। तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ेगा। जलयोजन ऊर्जा, लैंथेनाइड संकुचन से धनायन का आकार घट जाता है, जिससे आयनों की जलयोजन क्षमता बढ़ती है और जलयोजन ऊर्जा भी बढ़ेगी, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व भी बढ़ेगा बच्चों। मतलब अगर हम सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक चले तो इन तत्वों के धनायनों के आकार में संकुचन होता जाएगा, आकार छोटा होता जाएगा, जिससे उनको जलयोजित होने में ज्यादा मतलब ज्यादा आकर्षण होगा जल के प्रति, और वो ज्यादा जलयोजित होंगे और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। और यही कारण है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण अगर हम कहें कि यहां से सीरियम +3 से लेके और ल्यूटेशियम +3 तक चले तो जो डेल्टा H या हम कहें कि हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, वो लगातार क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। इस तरह से निगेटिव वैल्यू, मतलब जितना ज्यादा निगेटिव उतनी एनर्जी निकालेगी। तो ये कुछ इफेक्ट पड़ता है लैंथेनाइड संकुचन का लैंथेनाइड तत्वों के गुणों। बात क्लियर है? तो ये था हमारा लैंथेनाइड संकुचन के बारे में, परमाणु आकार के बारे में। बाकी हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करें। ओके।